नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो हम राजस्थान के प्रमुख आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ आप समझ जाइए इजी तरीके से कि हमारे यहाँ पे जो भी चुनाव होते हैं, हमारी निकाय में हो, चुनाव विधानसभा क्षेत्र में हो, ठीक है, तो वो चुनाव जो भी करवाता है ना और तो वो डिपार्टमेंट जो है वो निर्वाचन आयोग कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 के एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 ZA में चुनाव कराने हेतु, देखो, चुनाव करवाने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को किया गया था, ठीक है। यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है ये एक। और राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। निर्वाचन आयुक्त जो है वो इस आयोग का मुखिया होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव भी होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है। कौन करता है? राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन में ये निर्वाचन अधिकारी हेल्प करता है। आयोग का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। आप याद रखिए कि राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अपना जयपुर में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ, अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243 के व अनुच्छेद 243 य क 243 ZA के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य की पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्देश, नियंत्रण, चुनाव संपन्न कराने तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ये आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। ये यूँ कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या है। तो भाई ये देख लो, राज्य की पंचायतों, नगरपालिकाओं, है ना, मैं नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, ठीक है, यानी कि लिस्ट बनाना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, कंट्रोल भी ये करेगा, और चुनावों को पूरा ड्यूटी के साथ संपन्न करवाने का, मतलब अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तौर पे, इन सब का उत्तरदायी है ये, ठीक है। निर्वाचन आयोग, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव को अच्छी तरीके से संपन्न करवाना, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्य की पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए ही निर्वाचन करवाता है। हर स्टेट का जो, देखो, भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, तो उसने ही इन सबको जिम्मेदारी दे रखी है कि भैया अपने अपने राज्यों के लिए, जैसे अपने अपने पिताजी अपने अपने परिवार का ध्यान रखते हैं ना, एकल परिवार में वही सिस्टम है कि भैया हर एक राज्य की जिम्मेदारी है कि तुम तुम्हारे राज्य का संपन्न करवा लो, ठीक है। सांसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। अब है नियुक्ति। तो नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS का अधिकारी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है, उसका अधिकारी ही इस निर्वाचन का आयुक्त बनता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ पे, जो हर तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को जानता हो, तो उन्हें ही यहाँ पे ये कार्यभार दिया जाता है। कार्यकाल देख लेते हैं अपन कि इसकी समय अवधि कितने वक्त की रहती है। तो भाई 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा व्यक्ति का, तब तक का उसका कार्यकाल रहेगा। त्याग पत्र दोस्तों किसको देगा? तो अपने राज्यपाल जी को देगा कि भैया अब मेरे से नहीं हो रहा काम, लो आप कर लो, या फिर मेरी उम्र हो चुकी है, आप कर लो काम। अब पद से हटाना, अगर मान लो कि निर्वाचन आयुक्त ने अगर कोई गड़बड़ी कर दी, तो उसको पद से कौन हटाने की पावर रखता है? तो अपने जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, कोई भी अगर मनमानी वाला आचरण करेगा ना, तो उसे हटा दिया जाएगा। उसके लिए रूल हमेशा, पदस्थापित करने के लिए रूल है, तो पद से हटाने के लिए भी रूल देते हैं अपन तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि राजस्थान में जिला कलेक्टर को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो अपने जिला कलेक्टर हैं उनको एज अ निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।
आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को शुद्ध त्रुटि रहित करने के लिए उद्देश्य से मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी, जिसे अपन बीएलओ कहते हैं, है ना, बीएलओ की फुल फॉर्म है बूथ लेवल ऑफिसर, की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं ईवीएम। तो ईवीएम की फुल फॉर्म आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग नगर पालिका चुनाव में किया गया था ईवीएम का। और इसमें नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो, नन ऑफ द अबाउ। पहले क्या होता था, जैसे अगर 2 पार्टीज या 5 पार्टी अगर चुनाव में लड़ रही है, मतलब चुनाव, तो सबके लिए वोट होता था कि किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब अपने पास नोटा का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि भाई हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो नोटा दबा दो। ठीक है, का प्रयोग नोटा का प्रयोग 14वीं विधानसभा 2013 में जब हुई थी तो उसकी चुनाव में किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था कि नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम किस चुनाव में किया गया था, विधानसभा में किया गया था, किस वर्ष किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अंडरलाइन करिएगा। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इनका भी क्वेश्चन आया हुआ है। अमर सिंह जी राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक ये निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त, ये भी अमर सिंह जी राठौड़ हैं, ये भी पूछता है। न्यूनतम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो नेकराम भसीन है। ठीक है, और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये ध्यान रखना आप, या तो सर पहले वाले पूछते हैं या फिर वर्तमान वाले पूछते हैं, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो मधुकर जी गुप्ता का नाम याद रखना। ये 14 अगस्त 2022 से लगातार अभी तक बने हुए हैं, मधुकर जी गुप्ता। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो नवीन महाजन है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन जी है। ठीक है, अब राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, निर्वाचन आयुक्त जो रह चुके हैं, अमर सिंह जी, इंद्रजीत खन्ना जी, राम लुभाया जी, मधुकर गुप्ता जी, अभी है सही, नेकराम भसीन, अशोक कुमार पांडे जी, प्रेम सिंह मेहरा। ठीक है, ये सब चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो, एक तो ये आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, 1 सदीय, 2 सदीय, 3 सदीय या बहुसदीय है, तो 1 सदीय है ये संस्था। ठीक है, और राज्य निर्वाचन के बारे में और कौन से क्वेश्चन आते हैं यार, ये जो मैंने आपको नाम बताया अमर सिंह जी वाला आया हुआ है, एक अभी मधुकर गुप्ता जी का पूछ सकता है। नोटा का प्रयोग किया गया था, ये आया था एक क्वेश्चन। और ईवीएम मशीन में नोटा का बटन सबसे पहले कब हुआ था, तो 2013, ये क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, और एक आया था कि राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है, तो वो सादुल शहर है एक, उसके बारे में तो ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा, तो आप RS प्री के लेवल का है वो तो ठीक है। आपके जो एग्जाम्स हैं ये 3rd ग्रेड का, 4th ग्रेड का, पटवार का, इन सब में तो इतना नहीं आएगा, तो ये सफिशियंट है। ठीक है, एक अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान राज्य वित्त आयोग की। तो राजस्थान वित्त का मतलब पैसा, समझ गए तो पैसे से संबंधित आयोग अपना वित्त आयोग संभालता है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 ज आई एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 म वाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल जी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्या कार्य है वित्त आयोग का, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना, कोई भी राज्य की जो पैसे संबंधित स्थिति है उसको सुदृढ़ करना, पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, है ना। तो हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है। ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक नहीं है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं आगे। तो देखो, राज्य वित्त आयोग जो है ना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है, ये इसका काम है। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 ज आई के तहत राज्य वित्त आयोग राज्य व पंचायतों के बीच वसूले गए करों, शुल्कों, पथ करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। ठीक है, 243 म वाई क्या कहता है कि इसके तहत ना राज्य वित्त आयोग क्या करता है, नगर पालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों यानी टैक्स, शुल्कों, पथ करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। ये तीनों इसके कार्य हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और फिर उसके बाद है संरचना। इसका मतलब संरचना कैसी है, इसकी बॉडी कैसी है, तो 5 सदस्य है, देखो ये निकाय, ठीक है, जिसमें एक तो अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे। तो अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़कर इसमें कितने सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हैं। नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, याद रखना आप कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल जो है 5 वर्ष का रहता है दोस्तों। त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को देते हैं ये लोग, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है, राज्यपाल को। वह राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है। कौन सा आयोग कार्य कर रहा है, 6ठा वित्त आयोग, ये याद रखना। जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह जी हैं, ये भी याद रखना है। वह सदस्य लक्ष्मण सिंह जी रावत, अशोक लोहाटी हैं। तो वर्तमान में कौन से नंबर का आयुक्त काम कर रहा है वित्त आयोग, तो 6ठा, ठीक है। और अध्यक्ष आप ध्यान रखना प्रद्युम्न सिंह जी, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब राज्य वित्त आयोग का अपन एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे अब तक कौन कौन रहा है, कब कब रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि कृष्ण कुमार जी गोयल थे। 24 अप्रैल 1994 से गठन हुआ था इनकी उसका आयोग का, और ये 95 से 2000 तक रहे। फिर हीरालाल जी देवपुरा, फिर माणिक चंद्र जी सुराणा और डॉक्टर BD कल्ला जी 2011 से ये 2010 से 2015। अब डॉक्टर ज्योति किरण जी जुलाई 2014 और एक 2015 से 2020 तक रहे हैं। अभी करंट में प्रद्युम्न सिंह जी हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक सबसे पहले कौन थे, तो कृष्ण कुमार जी गोयल थे। ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको मेरे शॉर्ट्स में आप देख लीजिएगा। चैनल का जो शॉर्ट्स वाला पार्ट है उसके अंदर मैं फोटो के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगी एक साथ ही। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे अब। तो महिला आयोग इम्पोर्टेंट है, देखो पूछा जाता है, पर इससे 3-4 सवाल हैं जो ये पूछे जाते हैं कि एक तो इसका गठन कब हुआ था, तो 15 मई 1999 को हुआ था। गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है ये एक। अब देखना आप इसमें क्या, अभी तक तो अपन ने संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ा है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, अंडरलाइन करो। एक परामर्शकारी निकाय है, यानी जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। किसी भी महिला के साथ कोई सी भी अत्याचार किसी भी प्रकार का हो रहा है, अगर उसके ससुराल में हो रहा है या उसके घर में भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो ये वहाँ जाके वुमन जो है वुमन सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो ये लोगों के पास शिकायत दर्ज कराते हैं ना अगर अपन, तो ये लोग फिर तथ्यों की जांच करते हैं, लेकिन तथ्यों की जांच करके कोर्ट में अपनी तरफ से पेशकश करेंगे, ना कि ये खुद दंड देने चल जाएंगे ससुराल वालों को या फिर पियर वालों को, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों राज्य महिला आयोग का, जयपुर में है। केरल के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसने राज्य महिला आयोग की स्थापना करी है, ठीक है। केरल के बाद एक तो केरल में हुई है और उसके बाद अपना राजस्थान है जिसने महिला आयोग की स्थापना करी है। धारा 3 आयोग का गठन, धारा 3 के अंतर्गत इस आयोग का गठन माना गया है। तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य व 1 सदस्य सचिव सहित कुल 4 सदस्य होंगे, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा होती है। अध्यक्ष जो है वो महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का ज्ञान व अनुभव रखने वाली महिला ही होगी, क्योंकि उसको रूल्स तो पता होने चाहिए ना, तभी तो, ऐसे थोड़ी है हर किसी को बना देंगे। तो एक सदस्य अनुसूचित जाति का या जनजाति का और एक अन्य पिछड़ी जाति यानी OBC की महिला होगी, ये भी फिक्स्ड है। और आयोग का सचिव जो है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा, ठीक है। सचिव को कौन नियुक्त करेंगे, राज्य सरकार। धारा 4 क्या कहती है, पदावधि व सेवा शर्तें। तो अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा दोस्तों, ठीक है। 3 वर्ष में मतलब वो अपने कार्यकाल को, मतलब उनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। और वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 2 माह में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है, मतलब, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि धारा 8 क्या कहती है कि पद से हटाना।
अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार पद से हटा भी सकती है, जबकि जब ये दिवालिया घोषित हो जाए, अपराध में दोषी हो ठहराए जाए, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहें तो और अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है। धारा 10, आयोग को दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। धारा 11 क्या कहती है? आयोग के कार्य, महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की जांच करना, मामले में की जाने वाली कार्यवाही की सरकार को सिफारिश करना, मैंने बताया था आपको, पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना और न्याय दिलाना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करके महिला सशक्तिकरण के प्रयास को करना। तो क्वेश्चन ऐसे आया था दोस्तों परीक्षा में कि निम्न में से राज्य महिला आयोग का कार्य नहीं है, तो 3 कार्य दे दिए गए थे, एक कार्य कोई अलग दिया गया था। ठीक है, तो उसमें से अपन को छांटना था। तो और महिला आयोग की जो अध्यक्ष आज दिन तक की रही हैं वो ये सब रही हैं। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। तो लास्ट अभी श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती जी थे, तो उन्होंने 2022 से 10/2/2025 तक का कार्यभार उनका संभाला है। और उसके बाद सूचना अधिकारी, तो और प्रथम का याद रखना एक, तो श्रीमती कांता कथुरिया प्रथम कौन थी महिला आयोग की अध्यक्ष? तो कांता कथुरिया जी थी। आज ही कैमरा थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। सूचना का अधिकार अधिनियम देखते हैं अपन कि नेक्स्ट 2005। ठीक है। भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय है। कौन है? अरुणा राय जी को माना जाता है। इन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांद गेट ब्यावर से सूचना का अधिकार हेतु आंदोलन चलाया। अरुणा राय को रमन मैग्सेसे अवार्ड मतलब पुरस्कार दिया गया। और सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जिसकी फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम के कुछ प्रावधान उस दिन से लागू हो गए थे। देखो, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार पहले क्या होता था, जैसे मान लो बड़े बड़े कार्यालयों में क्या चल रहा है, अपनी कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई सुन भी रहा है या अपनी फाइल दबा दी गई है, तो उन सब के लिए अपन वेट करते थे, लेकिन कुछ आंसर ही नहीं आता था। लेकिन आज सारे कार्यालय ऑनलाइन हो चुके हैं। आपका कार्य प्रगति पर है कि नहीं है, कहाँ तक आगे बढ़ा, उसकी सूचना का अधिकार हर व्यक्ति को, हर मानव को, भारत में रहने वाले हर निवासी को है, हर नागरिक को है। ठीक है। तो वही के लिए अपन ने 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी ने इसकी स्वीकृति दी है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका केस कहाँ तक पहुंचा, क्या बात हो रही है। ठीक है। संपूर्ण अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ये देखो, आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राजस्थान के, ये तो भारत में तो 12 अक्टूबर को हो गया था और राजस्थान में 13 अक्टूबर को हुआ। ठीक है। राजस्थान सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियां, कार्य, अपील और दंड का प्रावधान है। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। ठीक है। 2005 लागू होने के बाद सूचना की जो स्वतंत्रता अधिनियम 2002 है उसको निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि ये लागू हो गया था। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? तो ये भी आ सकता है कि सूचना का अधिकार नियम के निम्न में से मुख्य उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य दे देगा, एक अलग दे देगा। सभी उपयोग सूचनाएं आमजन को आसानी से पहुंचे, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना, कि सरकार गलत तरीके से इंटरनली क्या काम कर रही है, इंसानों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा ना वहाँ पे, तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाओ भाई कि जो भी आपके सामने है, और उत्तरदायित्व को लाना है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है मेन, तो जो करप्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखते हैं अपन ये RTI। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। वह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देगा। उसका एक टाइम लिमिट है दोस्तों, उसको एक टाइम लिमिट दी गई है कि विदिन 30 डेज उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। ठीक है। यदि 30 डेज में के बाद सूचना देता है तो नागरिक से फीस नहीं लेगा, ये भी रूल है। प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 30 डेज में 15 डेज में बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है।
यानी प्रथम अपीली अधिकारी यदि 30 दिन में नहीं करता है तो 15 दिन की बढ़ोतरी कुछ कारणों से दे सकते हैं। सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या सूचना प्राप्तकर्ता सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। मान लो अपन ने कोई मंत्रालय में जाके अपन ने सूचना मांगनी चाहिए, ठीक है, तो 30 डेज के अंदर वहाँ पे जो क्लर्क होगा उसको अपन को सूचना देनी होगी कि आपके पत्र का ये हाल हो रहा है, यहाँ तक आपका कार्य प्रगति पर पहुँचा है। अगर वो 30 डेज से 15 दिन और इंक्रीज कर सकता है कि भाई सर मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, ठीक है, मगर अगर अपन संतुष्ट नहीं है उसकी बात से तो 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी से अपन शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये अपने पास लास्ट ऑप्शन है। सूचना उपलब्ध ना कराने पर या गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी जो है, एक्चुअली मेन रोल यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी का है, उसको दंड के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। तो मतलब आजकल मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी हो गई है गवर्नमेंट के कार्यालयों में कि कोई भी मनमानी पूर्वक आचरण नहीं कर सकता है अपन के साथ, क्योंकि अपन लोग ही तो वोट करके उनको जिता के वहाँ भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब अगर लोक सूचना अधिकारी ने कुछ भी गलत करा, अपन को सूचना नहीं पहुँचाई है तो फिर 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा उनको। अब धारा 6 क्या कहती है, उसका थर्ड पार्ट है, यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगते हैं और यह सूचना उस अथॉरिटी के पास नहीं है तो वह आवेदन उसी अथॉरिटी को हस्तांतरण करना होगा जिसके पास सूचना उपलब्ध है, ठीक है। निम्न विषयों से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। कुछ कौन कौन सी सूचनाएं ऐसी है जिनके बारे में अपन को वो मना कर सकते हैं। ऐसी सूचना जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा प्रभावित होती हो। एक तो अपन इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों से पूछने चल गए कि सर बताओ क्या हो रहा है अभी, जैसे कि मान लो कश्मीर में ज़्यादातर हमले होते रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं कश्मीर और नक्सल एरिया जो है, कि सर आप हमें बताओ इंटरनली क्या क्या सिक्योरिटी की क्या चल रहा है। तो वैसी सूचनाएं आम जन को नहीं दे सकते दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि आप आईबी वालों से पूछ रहे हो जाके जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, सही भी बात है। विधानसभा या संसद की कार्यप्रणाली प्रभावित हो, ये भी है, ठीक है। न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो जाए तो ऐसी सूचना भी अपन नहीं दे सकते हैं। जो सूचना विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो, या फिर कैबिनेट के कागजात हो। मान लो अपन है ना मतलब वित्त मंत्री से बोल रहे हैं कि सर आप तो हमें बजट के पहले हमें कागज बताओ, बजट बाद में सुनाना, ऐसे थोड़ी होएगा यार। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो फिक्स्ड है, इनके बारे में अपन को सूचना नहीं भी मिल सकती है और वो इनकार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं अपन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। देखो तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हो गई। हर सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी होगा, उसका कार्य यही है कि वो आप लोगों को बताएगा, नोटिफाई करेगा कि सर आपका कार्य यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। विभाग अध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। विभागों में जो भी विभाग अध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी, जो भी सबसे बड़ा अधिकारी होगा ना, उसको एज ए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी प्रकाशित सूचनाओं का प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क 10 रुपये है, परंतु गरीबी रेखा से यानी बीपीएल के जो लोग हैं तो वो नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुफ्त में कार्य होएगा। A3 या A4 आकार के प्रति पृष्ठ का शुल्क 2 रुपये है। देखो सूचना मतलब A4 शीट आती है ना, A4 साइज का, जैसे ये कागज A4 का है मानो, तो 2 रुपये लगेंगे मतलब पर पेपर के। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंध विनियम 2007 लागू कब हुआ, 24 जुलाई 2007 को। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अपना पूरा सूचना अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 फिनिश होता है यहाँ पर। और इसके क्वेश्चंस मैं आपको मेरी शॉर्ट्स में उपलब्ध करा दूंगी, आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा शॉर्ट्स में जाके, और आज मैं अपलोड कर दूंगी शाम तक। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC क्या है, ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों, देखो इसका राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आवधानी जनेभ्य लिखा हुआ है। राजस्थान सूचना आयोग है। सूचना आयोग एक वैधानिक, सांविधिक व स्वायत्त शासी निकाय है, ठीक है। राजस्थान राज्य
सूचना आयोग RIC सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक है, अर्थात इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। अगर वहां से अपन उसके लोक सूचना अधिकारी से अगर अपन संतुष्ट नहीं है तो भाई साहब यहाँ पे अपन फाइनल अपील कर सकते हैं। RIC को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो। ठीक है, सूचना अधिकारी का अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC का गठन किया गया है। धारा 15(1) क्या कहती है, गठन के बारे में कहती है 18 अप्रैल 2006 को प्रमुख मुख्य आयुक्त सूचना आयुक्त कौन है, MD कोरानी। ये याद रखना, प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो MD कोरानी। बहुसदस्य निकाय है ये, जिसमें एक सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त तो एक होता है और 10 सूचना आयुक्त अतिरिक्त होते हैं। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित है। अभी वर्तमान में ये है अपना स्ट्रक्चर कि एक तो मुख्य है और 4 अतिरिक्त है। धारा 15(3) क्या कहती है, नियुक्ति के बारे में। तो मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल ही करेंगे इनकी नियुक्ति। आपने नोटिस किया जितने भी आयोग है ना, उनके जो भी अधिकारी हैं उनका चुनाव जो है वो उनका जो निर्वाचन है वो अपने राज्यपाल जी कर रहे हैं। ठीक है, चयन समिति में कौन कौन है देखो, मुख्यमंत्री जी समिति के अध्यक्ष है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है एक, और क्योंकि देखो प्रतिपक्ष का नेता होना जरूरी है क्योंकि विधानसभा में जो सत्ताधारी शासन की जो अभी मान लो बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, तो बीजेपी के आदमियों को तो सब पता रहेगा ही सही, पर एक अपोजिशन का यानी कि कांग्रेस का भी लेना पड़ेगा व्यक्ति एक साथ में, क्योंकि उनको पारदर्शिता के लिए लेना पड़ता है कि देखो हम जो भी कर रहे हैं वो साफ सुथरा काम कर रहे हैं, आप भी शामिल हो इस चीज में। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल का सदस्य। ठीक है, धारा 15(7) क्या कहती है, मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। याद रखना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। अब देखते हैं पदावधि क्या है, पदावधि एवं सेवा की शर्तें। तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यालय 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पले हो उसका है। शपथ क्या है, शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। त्याग पत्र भी राज्यपाल को। वेतन भत्ते की बात करते हैं, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव होता है ना, चीफ सेक्रेटरी, उनके बराबर का पैसा इनको मिलता है। सूचना का अधिकारी संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त के वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब धारा 17 की बात करते हैं। तो पद से हटाना, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से भी तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के बाद यह रिपोर्ट दे दी हो। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उस पद से हटा देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि देखो आप दोबारा देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार व असमर्थता के आधार पर उनका बिहेवियर और उनकी जो मतलब कार्य नहीं कर पाए उस कारणवश उन्हें हटाया जाएगा। पर कब हटाया जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे। ठीक है, राज्यपाल को कि भैया इनको हटाओ, तब जाके हटाएंगे, आसानी से नहीं हटा सकते इनको। अब राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित दशाओं में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। एक तो दिवालिया घोषित हो गया हो, वह किसी अपराध के लिए दोषी हो, वह अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से अन्य किसी लाभ के पद पर धारण कर ले। मतलब आप एक पद पर हो, जैसे कि गवर्नमेंट के मान लो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने के साथ साथ वो किसी प्राइवेट उसमें कार्य किसी कंपनी में कार्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा रूल है। ठीक है, ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं, इंटरनल अगर वो इंटरनली तो वैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ नियम यही है कहता है कि आप एक पद पे हो तो दूसरे पद पे नहीं रह सकते, लाभ के पद पे दो जगहों से आप गवर्नमेंट का पैसा नहीं ले सकते एक साथ। और मानसिक शारीरिक या अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य। और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है जो विधानमंडल के समक्ष रहती है। ठीक है, अब अपीलीय शक्तियां, धारा 19(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, मान के चलो
या राज्य सूचना के अधिकारी के किसी निर्णय से वह असहमत हो कि भैया मैं एग्री नहीं करता आपके जो भी आपने मेरे को फाइनल बताया है उससे मैं असंतुष्ट हूँ, तो वह उस अवधि की समाप्ति पर ऐसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को प्रथम अपील कर सकेगा जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी हो। मतलब राज्य लोक अधिकारी ने अगर उसको कोई सूचना दी कि भैया तेरे केस में ये बात है, ये फाइनल है, तो वो अगर असहमत है तो उससे भी ऊपर के व्यक्ति से, वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकता है, पर विदिन 30 डेज के अंदर। धारा 19(3) क्या कहती है कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील के आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। ठीक है। अधिनियम की धारा 19(7) क्या कहती है, इसके अनुसार राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी है। राज्य सूचना आयोग ने जो आदेश निकाल दिया ना फाइनल, वो बाध्यकारी है, उसको मानना पड़ेगा। अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग के संबंध में सूचना आयुक्त को लगता है कि क्या लगता है, सूचना का आयोग लेने से इनकार कर दिया गया, सूचना का आवेदन लेने से इनकार कर दिया है, निर्धारित समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई हो, जानबूझकर अधूरी या झूठी सूचना ही दे दी हो, सूचना के आवेदन की विषय वस्तु को समाप्त कर दिया है, तो वह उस लोक सूचना अधिकारी पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकते हैं, जो अधिकतम 25,000 होगा। देखो, अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग के संबंधित सूचना आयुक्त को लगता है कि, तो ये पॉइंट्स हैं जो उन्हें लग सकते हैं, और फिर 25,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी तक के रहे हैं, आप अध्यक्ष देख सकते हैं और कार्यकाल देख सकते हैं। तो अपन को एक तो MD कोरानी प्रथम जो थे उसका ध्यान रखना है, और एक मोहन लालजी लाठर जो हैं वो 9/7/2024 से लगातार बने हुए हैं, तो अभी ये हैं अपने यहाँ के। ठीक है। RIC के अध्यक्ष ये हैं। अब राज्य संपर्क पोर्टल, ये देखो आप, इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान राज्य संपर्क पोर्टल को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2014 में। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। RTI पोर्टल 2.0 या 2.0 भी बोल सकते हैं, जो भी बोलो, 2.0 राजस्थान सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। RTI पोर्टल 2.0 किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान सूचना आयोग द्वारा। ठीक है। इसी के साथ आपके राजस्थान के प्रमुख आयोग समाप्त होते हैं दोस्तों, और जो भी बाकी के बचे हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि मैम आप इसको करवाइए, तो अगर आप लोगों का आदेश है तो फिर वो उसको मानना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप सभी के जो कमेंट्स आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है रिसीव करते वक्त, और मैंने कोशिश करती हूँ सभी का रिप्लाई करूँ, और आप ऐसे ही साथ बनाए रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पंचायती राज व्यवस्था के साथ। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तो जय श्री महाकाल, सभी को राम राम, खम्मा गणी।